नमस्ते बच्चों। भारत में राष्ट्रवाद, इसके अंतर्गत कुछ मुख्य पॉइंट हैं, जैसे पहला विश्व युद्ध, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक यात्रा। इसमें हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के हिंसक हो जाने के कारण महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया था और उन्हें ऐसा लगता था कि सत्याग्रहियों को और अधिक प्रशिक्षण की ज़रूरत है। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो प्रांतीय परिषद गठित की गई थी, उनके चुनाव होने वाले थे और कुछ नेता इसमें हिस्सा लेना चाहते थे। उन्हें लगता था कि परिषद में रहते हुए वे ब्रिटिश नीतियों का विरोध अच्छे से कर सकते हैं और सुधारों की वकालत कर सकते हैं और ये भी दिखा सकते हैं कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं हैं। इसमें C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर लिया था। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो उग्र नेता थे, वे जन आंदोलन और पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लगातार ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव बनाए हुए थे। इसी में ऐसे दो तत्व थे जिनसे 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रेखा पूरी तरह से बदल गई, जिसमें एक सबसे प्रमुख कारण था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। इसमें कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगीं और 1930 के बाद तो ये पूरी तरह समाप्त हो गई, पूरी तरह गिर गई। कृषि उत्पादों की कीमत गिरी तो उसका निर्यात भी कम होने लगा। तो इससे क्या हुआ, जो किसान थे उनको अपनी उपज बेचना मुश्किल हो गया और चूँकि उपज नहीं बिकेगी तो वो लगान भी नहीं चुका पाएंगे, तो लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। तो 1930 तक ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा उथल पुथल का माहौल था। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने जॉर्ज साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में ये गठित किया गया था। इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव भी देने थे। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज थे। जब ये कमीशन भारत पहुंचा तो इसका स्वागत साइमन कमीशन गो बैक या साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से हुआ। प्रश्न आता है, साइमन कमीशन क्या था? तो साइमन कमीशन ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग गठन किया, जो राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किया गया था। इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसी में लाहौर में इस कमीशन का विरोध कर रहे भारतीयों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। बच्चों, चित्र में आप देख रहे हो कि महात्मा गांधी के अलावा इस चित्र में आप सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बाईं ओर बैठे हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू सबसे दाईं ओर बैठे हुए हैं और सुभाष चंद्र बोस बाएं से 5वें नंबर पर, उनको भी आप देख सकते हैं। मध्यमार्गी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे ये,
ये ब्रिटिश नेता थे। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, जिसमें यह तय किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे और पूर्ण स्वराज के लिए शपथ लेंगे। लेकिन इसमें किसी ने उत्सुकता नहीं दिखाई और बहुत कम लोग इसमें शामिल हुए। अब गांधी जी को एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जो आम लोगों का रास्ता हो, जिससे आम लोग जुड़े हों। तो उसके लिए उन्हें सबसे अच्छी जो चीज़ दिखाई दी वो नमक दिखाई दी, क्योंकि नमक सभी के यहाँ यूज होता है, चाहे बड़े आदमी हो, छोटे आदमी हो, अमीर हो, गरीब हो या किसी कोई भी वर्ग हो, सभी लोग नमक का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उन्हें सबसे अच्छी 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने 11 मांगे अपनी बताई कि मुझे मेरी ये 11 मांगे हैं, उनको आप पूरा करिए। अगर आप इनको पूरा करते हो तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं करेंगे। इसमें सभी तबके के लोगों की मांग जुड़ी हुई थी। तो इन मांगों के जरिए गांधी जी समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, ताकि सभी लोग उनके साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हो सकें। पहले हम सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। सविनय अवज्ञा का मतलब विनय पूर्वक किसी के आदेश को ठुकराना। अगर हमें कोई आदेश दे रहा है, किसी कानून का पालन करने के लिए कह रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है, तो हम उसको विनयपूर्वक, आदरपूर्वक मना कर दें कि मैं नहीं कर सकता। किसी प्रकार का विरोध ना जताएं, किसी प्रकार का उपद्रव ना करें, उसको शांतिपूर्ण तरीके से हम कह दें कि मुझे नहीं करना है। तो वही है सविनय अवज्ञा आंदोलन, विनयपूर्वक मना कर देना, उसकी बात की अवज्ञा कर देना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने तथा सहयोग न करने का निर्णय लिया गया। अब प्रश्न आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण क्या थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो कारण थे, उसके जो प्रमुख कारण थे वे नेहरू रिपोर्ट की अस्वीकृति, अत्यधिक आर्थिक मंदी, स्वतंत्रता की मांग की अस्वीकृति, बारडोली में सफल सत्याग्रह, मेरठ षड्यंत्र केस, ये प्रमुख कारण थे आंदोलन के। तो जो 11 मांगे लॉर्ड इरविन के सामने गांधी जी ने रखी थी, वो इस प्रकार थी, जैसे मद्यपान का निषेध, रुपए और पाउंड के अनुपातिक मूल्य में कमी हो, भूमि कर हटा दिया जाए, नमक कर खत्म किया जाए, अधिक वेतन के कर्मचारियों की संख्या घटाई जाए, सैनिक व्यय में कमी की जाए, भारतीय तटवर्ती क्षेत्रों और भारतीय जहाज़ों को सुरक्षित किया जाए, राजनैतिक कैदियों को मुक्त किया जाए, गुप्त सूचना विभाग समाप्त किया जाए, जनता को आत्मरक्षा के लिए शस्त्र रखने की अनुमति दी जाए। लेकिन इरविन ने इन सभी मांगों को अनावश्यक बता दिया और पूरी करने से मना कर दिया। फिर गांधी जी ने पत्र लिखा कि 11 मार्च 1930 तक अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इरविन ने फिर से मना कर दिया और फिर आंदोलन शुरू हो गया। तो सबसे पहले गांधी जी ने देश को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया और इसके लिए उन्होंने नमक का चुनाव किया। अब इसका चुनाव क्यों किया? क्योंकि सभी लोग इसका प्रयोग करते हैं। और जो दूसरा कारण था, सरकारी कानून के तहत कोई भी प्राइवेट कंपनी नमक नहीं बना सकती थी। इसलिए गांधी जी ने सबसे पहले इसी कानून को तोड़ने का फैसला लिया और अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ उन्होंने नमक यात्रा शुरू की। यह यात्रा 240 किलोमीटर लंबी थी, जो साबरमती आश्रम से शुरू होकर के गुजराती तटीय कस्बे दांडी नामक स्थान पर समाप्त होनी थी।
गांधी जी प्रतिदिन 10 मील का सफ़र तय करते थे और यह सफ़र उन्होंने 24 दिन तक हर रोज़ किया और ये जहाँ भी रुकते थे हज़ारों लोग इनको सुनने के लिए आते थे। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज्य का अर्थ स्पष्ट किया और लोगों से कहा कि अंग्रेज़ों की बातों को या अंग्रेज़ों के लगाए हुए कानून की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी कि अंग्रेज़ों का कहा न माने। 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुँचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना प्रारंभ किया। यह कानून का उल्लंघन था। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। अब इसमें क्या हुआ, हजारों लोगों ने नमक कानून को तोड़ा, सरकारी कारखानों के सामने प्रदर्शन किए, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी, जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। बच्चों, इसमें एक शब्द है पिकेटिंग। पिकेटिंग क्या होता है, ये प्रश्न पूछा भी जाता है। पिकेटिंग मतलब प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री, दफ्तर के भीतर जाने वाले रास्ते को रोक लेते हैं। अब इन सब बहिष्कार करने के बाद जो अंग्रेज़ सरकार थी वो डर गई और उसने भयभीत होकर के कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। बहुत सी जगह पर हिंसक टकराव हुए और 1930 में अब्दुल गफ्फार खान, जो कि एक विश्वस्त आदमी थे गांधी जी के, उनके गिरफ्तार होने के बाद भीड़ सड़कों पर उतर आई और उन्होंने बख्तरबंद गाड़ियों का भी भय नहीं किया और उन्होंने अपना विरोध करना शुरू कर दिया। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। महीने भर बाद गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और औरतों व बच्चों को मारा पीटा गया। बहुत सारे लोग अदालतों और नगर पालिका भवनों, रेलवे स्टेशनों पर भी लोगों ने हमला शुरू कर दिया, जिससे भयभीत होकर के अंग्रेज़ सरकार ने बहुत ही निर्मम रास्ता अपनाया और उन्होंने सत्याग्रहियों का दमन करना शुरू किया। इसमें करीब 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए थे। महात्मा गांधी ने एक बार फिर से अपना आंदोलन वापस ले लिया और 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिया। इसे गांधी-इरविन समझौते के नाम से भी जाना जाता है और इसमें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। पहला जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें कांग्रेस ने हिस्सा लेने से मना कर दिया था, वो इस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर चुकी थी। तो गांधी-इरविन समझौते में गांधी जी ने कौन सी शर्तें मानी थी, उसमें थी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी, गांधी जी पुलिस की ज्यादतियों की जांच की मांग छोड़ देंगे। और ये समझौता इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ समानता के स्तर पर समझौता किया था। इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के लिए तैयार हो गई, लेकिन दूसरा गोलमेज सम्मेलन विफल रहा। पहले ये देखते हैं कि ये गोलमेज सम्मेलन किसके लिए हो रहा था, किस कारण से हो रहा था। गोलमेज सम्मेलन अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930-32 के बीच सम्मेलनों की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे, जिसमें से पहला कांग्रेस ने छोड़ दिया था, उसका बहिष्कार कर दिया था।
ये सम्मेलन मई 1930 में साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संचालित किए गए थे। भारत में स्वराज या स्वशासन की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। 1930 के दशक तक कई ब्रिटिश राजनेताओं का मानना था कि भारत में अब स्वशासन लागू होना चाहिए। हालांकि भारतीय और ब्रिटिश राजनीतिक दलों के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद भी थे, वैचारिक मतभेद थे, जिनका समाधान सम्मेलनों से नहीं हो सका। 7 सितंबर 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आरंभ हुआ, जिसमें गांधी जी, अंबेडकर, सरोजिनी नायडू एवं मदन मोहन मालवीय आदि पहुंचे थे। 30 नवंबर को गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सांप्रदायिक नहीं है एवं समस्त भारतीय पार्टियों का या भारतीय जातियों का प्रतिनिधित्व करती है। गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता की भी मांग की। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी की इस मांग को स्वीकार नहीं किया। भारत के अन्य सांप्रदायिक दलों ने भी अपनी अपनी जाति के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व की मांग की। एक तरफ गांधी जी चाहते थे कि भारत से सांप्रदायिकता समाप्त हो और वहीं दूसरे दल इसे बढ़ाने में के लिए प्रयासरत थे। इसलिए गांधी जी निराश होकर के लौट आए और ये वार्ता असफल रही। वहाँ से लौटने के बाद गांधी जी ने देखा कि फिर से दमन शुरू हो गया है भारत की जनता का। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही जेल में थे। कांग्रेस पार्टी को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था और प्रदर्शन और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए बहुत ही सख्त कदम उठाए जा रहे थे। इन्हीं सब आशंकाओं के बीच में सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने फिर से शुरू कर दिया, लेकिन 1934 तक इसकी गति बहुत ही धीमी पड़ने लगी थी और धीरे धीरे ये बंद हो गया। अब हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को लोगों ने कैसे लिया। तो सबसे पहले कि सिविल नाफरमानी या सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल लोगों के अपने अपने विचार थे, अपनी अपनी मांग थी। जो भी सामाजिक समूह शामिल थे सबके अन्य विचार थे, अलग अलग विचार थे सबके। ये चीज़ आप लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के अंतर्गत भी देखी कि सबकी स्वतंत्रता के मायने अलग अलग थे, क्योंकि सबकी जो आवश्यकताएं थीं वो अलग अलग थी। अब इन लोगों ने इन आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया, उनके आदर्श क्या थे, उनके लिए स्वराज के मायने क्या थे, अब हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे। गांव के जो संपन्न किसान थे, जैसे गुजरात के पटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट, ये संपन्न किसान व्यावसायिक फसलों की खेती के कारण व्यापार में मंदी और गिरती हुई कीमतों से परेशान थे। उनकी नगद आय खत्म होने लगी थी, इसलिए सरकारी लगान को चुकाना मुश्किल हो गया था और सरकार लगान कम करने के लिए तैयार नहीं थी। चारों तरफ असंतोष था। इसलिए संपन्न किसानों ने इस आंदोलन में बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने अपने समुदायों को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर किया। तो इनकी लड़ाई किस लिए थी, ये स्वराज क्यों चाहते थे? ये भारी लगान के खिलाफ इनकी लड़ाई थी और लगान को ख़त्म कराने के लिए ये इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। लेकिन जब 1931 में लगान नहीं घटे और आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बहुत ही निराशा हुई, जिसके फलस्वरूप 1932 में जब आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया, मना कर दिया। अब गरीब किसान किस लिए हिस्सा ले रहे थे? गरीब किसान के और भी कारण थे। वे केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे अब हमारे यहाँ गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके पास और भी समस्याएं थी। वे किराए पर ज़मीन लेकर के उस पर खेती करते थे। जब महामंदी लंबी खिंच गई तो नगद आमदनी भी गिर गई। इससे क्या हुआ कि वो ज़मींदारों को ज़मीन का किराया नहीं दे पा रहे थे। वे चाहते थे कि जो उन्हें ज़मींदारों को ज़मीन का किराया चुकाना है उसे माफ़ कर दिया जाए, और इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिया, जिसका नेतृत्व अक्सर समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टियां करती थीं। अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी इन गरीब किसानों को समर्थन देने से हिचकिचाती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे ज़मींदार और अमीर किसान
हमसे नाराज़ हो जाएंगे। इस कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे, हमेशा अनिश्चित भी बने रहते थे। इसके बाद आता है हमारा व्यापारिक वर्ग। वो क्या चाहता था, वो क्यों सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा ले रहा था? तो उनकी अपनी मांग थी। पहले विश्व युद्ध में उन्होंने बहुत ही मुनाफा कमाया था, जिससे वो पैसे वाले हो गए थे, ताकतवर हो चुके थे। वे अपने कारोबार को फैलाने के लिए ऐसी औपनिवेशिक गतिविधियों का विरोध कर रहे थे जिनके कारण उनके व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आते थे। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे, जिससे आयात में कमी आ जाए और कम से कम बाहर की वस्तुएं हमारे भारत में आएँ। इसलिए इन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस का गठन किया। 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की का गठन किया, जिसमें देश के पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जी.डी. बिड़ला जैसे जाने माने उद्योगपति शामिल थे। भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का ये विरोध कर रहे थे। इन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता भी दी और आयातित वस्तुओं को बेचने खरीदने से मना कर दिया। ज़्यादातर जो व्यवसायी थे वे स्वराज को ऐसे युग के रूप में देखते थे जहाँ पर उन्हें कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियाँ नहीं झेलनी होंगी और उनके व्यापार उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सकेंगे। लेकिन जब गोलमेज सम्मेलन विफल हो गया तो इनका भी उत्साह कम हो गया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उग्र गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी और देश में अशांति फैल जाएगी, क्योंकि कांग्रेस में युवा सदस्य जो समाजवाद के प्रभाव से प्रभावित थे, उनके प्रभाव से ये उद्योगपति डरे हुए थे। इसके बाद हमारे आते हैं औद्योगिक श्रमिक वर्ग। इनमें से नागपुर के अलावा कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में इन लोगों ने भाग नहीं लिया। जैसे जैसे कांग्रेस पार्टी उद्योगपतियों के नज़दीक आ रही थी, मजदूर इनसे दूर भागने लगे थे। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन व खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया। 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर की टीन खानों से हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। लेकिन फिर इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को शामिल करने में हिचकिचा रही थी। उनको लगता था इससे उद्योगपति हमसे दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों में फूट पड़ जाएगी। इसमें औरतों ने भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, क्योंकि ये औरतें नमक सत्याग्रह के दौरान घरों से बाहर निकल के गांधी जी के भाषण को सुनने के लिए आती थीं। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया और नमक बनाया। विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गईं, क्योंकि इनका मानना था कि राष्ट्र सेवा करना अपना पवित्र दायित्व है। इसमें कौन सी महिलाएं शामिल थीं? इसमें उच्च वर्ग की महिलाएं शामिल थीं और शहरी इलाकों में उच्च वर्ग की महिलाएं थीं और ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान के परिवारों की महिलाएं इसमें हिस्सा ले रही थीं। हालांकि यहाँ पर गांधी जी का जो मानना था वो ये था कि औरतों को या महिलाओं को घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिका का निर्वाह करना ही ज़्यादा अच्छा है, उनका असली कर्तव्य है। इसलिए
गांधी जी की इच्छा न होने के कारण बहुत लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में अपने किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह नहीं दे रही थी या देने से हिचकिचाती थी। केवल किसमें दिलचस्पी थी कांग्रेस पार्टी की, उनको प्रतीकात्मक रूप से उपस्थित रहने में ही केवल उनकी दिलचस्पी थी। इसके बाद है सविनय अवज्ञा की सीमाएं क्या थीं। पहले हम लोग देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का देश पर प्रभाव क्या पड़ा, उसका हम लोग मूल्यांकन करते हैं। तो पहले तो इस आंदोलन ने भारत की राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत कर दिया। इस आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार का ध्यान भारत में सुधार करने की ओर गया। इस आंदोलन के समय सरकार ने भारत में सांप्रदायिकता को फैलाने का प्रयत्न किया। इस आंदोलन के समय सरकार ने भारत में सांप्रदायिकता को फैलाने का प्रयत्न किया। इस आंदोलन के कारण पूना पैक्ट के माध्यम से हिंदुओं और हरिजनों में एकता के अंकुर उत्पन्न हुए। भारत में 1935 ईस्वी के एक्ट की पृष्ठभूमि तैयार हुई। इस आंदोलन के असफल होने पर भी भारतीय जनता में स्वतंत्रता प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प आ गया। उन्होंने दृढ़ संकल्प ले लिया कि हम स्वतंत्र होकर रहेंगे। असफल रहा, लेकिन असहयोग आंदोलन की अपेक्षा ये बहुत ज़्यादा विस्तृत था। इसमें सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया, कृषकों ने भी, मजदूरों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया और घर की स्त्रियां भी चारदीवारी से बाहर निकल कर आईं और पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। तो एक तरह से ये आंदोलन सही अर्थों में जन आंदोलन साबित हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। इसमें जो 1930 के बाद जो एक वर्ग अपने आप को अछूत समझता था और जिसे अछूत कहा जाता था, वो अपने आप को दलित कहने लगा था। बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने दलितों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं ध्यान दिया? क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातनपंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ये ऐलान किया कि जब तक छुआछूत खत्म नहीं होगी तो हम 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक नहीं हो पाएंगे, एकजुट नहीं हो पाएंगे और बिना एकजुट हुए कोई भी चीज़ करना मुमकिन नहीं होता। इसलिए गांधी जी ने अछूतों को हरिजन या ईश्वर की संतान बताया और उन्हें हर जगह जहाँ जहाँ उनका जाना मना था, जैसे मंदिर, सार्वजनिक तालाब, सड़क और कुओं पर उनको अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया और मैला ढोने वाले के काम की प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद ही शौचालय की सफाई करने लगे। बच्चों, इसमें एक मैला ढोने वाला शब्द आया। इसमें अगर आप अपने इतिहास में जाओगे तो आप अपने इतिहास में देखोगे मोहनजोदड़ो और आपकी जो हड़प्पा की खुदाइयाँ हुई थी, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें शहरों से बाहर जाती हुई जितना भी गंदा पानी है शहर का, सबको बाहर लेकर के जाने के लिए ढकी हुई नालियाँ बाकायदे बनी हुई हैं। तो और भी बहुत सी ऐसी खुदाई हुई है जहाँ 3000-5000 साल पहले की भी जो सभ्यताएं पाई गई हैं, उसमें नालियों की पूरी व्यवस्था है। तो आप इतिहास पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि भारत में मैला ढोने की परंपरा थी ही नहीं। ये परंपरा मुग़लों के आने के बाद से आई। जो राजा हार जाते थे या जो संपन्न वर्ग के लोग उनका कहना नहीं मानते थे, उनको नीचा दिखाने के लिए उनसे ये कार्य करवाया जाता था और बाद में धीरे धीरे यही प्रचलन में आ गया। इन लोगों का काम लगातार करते करते ये धीरे धीरे इसी उसमें आ गए और आज तक ये काम हमारे यहाँ अभी भी बिहार के कुछ पिछड़े क्षेत्रों में ये कार्य होता है।
तो वे इनका राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे और सवर्णों को उन्होंने कहा कि ये पाप छुआछूत का पाप आप छोड़ दीजिए। लेकिन जो बहुत सारे जो दलित नेता थे वे समस्याओं का निराकरण का राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अपने आप को संगठित करना शुरू किया और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण की मांग की, अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की, विधायी परिषदों में केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके ऐसी भी मांग उन्होंने की, क्योंकि उनका मानना था कि इस सामाजिक अपंगता को केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर किया जा सकता है। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनकी हिस्सेदारी बहुत कम थी और ख़ास तौर से जो ये चीज़ दिखाई दी वो दो क्षेत्रों में ज़्यादा दिखाई दी, महाराष्ट्र और नागपुर में, जहाँ पर इनके संगठन बहुत ज़्यादा मजबूत थे। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन के अंतर्गत संगठित किया और जहाँ पर इन्होंने अलग निर्वाचन क्षेत्र के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ काफ़ी विवाद भी हुआ इनका। ब्रिटिश सरकार ने इनकी मांग मान ली तो गांधी जी अनशन पर बैठ गए। इसी के अंतर्गत पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को लेकर गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में जो विवाद हुआ उसमें अंबेडकर जी ने गांधी जी की बात मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके तहत दलित वर्ग को अनुसूचित नाम जाति के नाम से जाना गया। प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में सीटें आरक्षित इनके लिए हो गई, लेकिन मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। इसके बाद हमारा मुस्लिम समुदाय आता है, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं और मुस्लिम बहुल प्रांतों बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वे पृथक निर्वाचक की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। और ये वर्ग सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई उत्साह भी नहीं दिखा रहा था। सामूहिक अपनेपन का भाव, हम इसमें बाल गंगाधर तिलक की मूर्ति देख रहे हैं। इसमें ये सारे संप्रदायों के प्रतीक चिन्हों से घिरे हुए हैं। इस तरह से सामूहिक एकता स्थापित करने का प्रयास उस समय किया जा रहा था। और जो इनकी तरफ चारों तरफ फ्रेम में जो चित्र बने हुए हैं वो विभिन्न धर्मस्थलों के चित्र बने हुए हैं। तो प्रश्न आता है कि राष्ट्रवाद की भावना कब पनपती है? राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगे कि एक ही राष्ट्र के अंग हैं, एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लें। अब आता है कि भारत में विभिन्न समुदायों या क्षेत्रों या भाषाओं से संबंध अलग अलग समूहों को कैसे सामूहिक अपनेपन के भाव में बांधा गया। आप लोगों ने उसमें भी पढ़ा था, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के अंतर्गत भी पढ़ा था कि किस तरह से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना के लिए काफ़ी कुछ प्रयास किए गए। जिसमें उन्होंने अपने पुराने गौरवशाली अतीत को अपने आप से जोड़ लिया था। वही चीज़ यहाँ भारत में भी हुआ। लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए नेताओं ने, क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी पुरानी चीज़ों को, जो हमारा इतिहास था, उसके साहित्य, लोक कथाएँ, गीत, चित्र व प्रतीक सभी को शामिल किया और इन सभी चीज़ों ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के अंतर्गत भी दिया। आपने देखा था कि एक
महिला को देवी के रूप में चित्रित किया गया और जिसे राष्ट्र का नाम दिया गया, राष्ट्र की पहचान का नाम दिया गया। उसी तरह भारत में भी एक देवी की कल्पना की गई जिससे वो अपने मन में एक तस्वीर बना सकें भारत के लोग। 20वीं सदी के में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी। इसका जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी, जो सबसे पहले भारत माता की तस्वीर बनाई थी, वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। 1870 के दशक में मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत इन्होंने लिखा था। इस गीत को अपने उपन्यास आनंद मठ में भी इन्होंने शामिल किया। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की छवि को सन्यासिनी के रूप में चित्रित किया। ये दूसरा चित्र जो बना वो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया। इसके बाद भारत माता की छवि बहुत से रूप में उकेरी गई। बहुत से चित्रकारों ने भारत माता की तस्वीर बनाई। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के से भी बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ। इसमें राष्ट्रवादियों ने भाटों व चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं का संग्रह करना शुरू किया और वे गांव-गांव में घूमने लगे। जो हमारी कहानियाँ थी, परंपरागत संस्कृति थी, उसकी सही तस्वीर लोगों के सामने पेश की, जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी थी। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचा करके रखना भी जरूरी था। रविंद्रनाथ टैगोर भी इसके लिए काफ़ी प्रयासरत थे, जिसमें मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोकलॉर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संग्रह 4 खंडों में प्रकाशित किया। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने लगे और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए तरह तरह के प्रतीकों और चिन्हों के बारे में लोगों को बताते चले गए और उसके प्रति ज़्यादा जागरूक होते चले गए। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में एक तिरंगा झंडा तैयार किया गया जिसमें हरा, पीला और लाल रंग था। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदुओं व मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था। गांधी जी ने भी 1921 में एक स्वराज का झंडा तैयार किया। यह तिरंगा भी सफ़ेद, हरा और लाल रंग का था, जिसके बीच में गांधीवादी प्रतीक चरखे को जगह दी गई थी, जो स्वावलंबन का प्रतीक था। और इस झंडे को जुलूस वगैरह में थाम के चलना, पकड़ के चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। इतिहास को पुनः दोहराना, उसकी फिर से व्याख्या करना राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक जरिया थी। 19वीं सदी के अंत में बहुत सारे भारतीय ये महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय अंग्रेज़ों की नज़र में पिछड़े हुए और आदिम लोग थे जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते। इसके जवाब में लोगों ने अपने महान उपलब्धियों की खोज की, अतीत की ओर देखने लगे और गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया। जब हमारा भारत कला, वास्तुशिल्प, विज्ञान, गणित, धर्म और संस्कृत, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार में फल फूल रहा था। उनका कहना था, इस महान युग के पतन के बाद एक समय ऐसा आया जब भारत को गुलाम बना दिया गया और अतीत की महानता और उपलब्धियों के जरिए लोगों से आह्वान किया गया था कि आप अपनी इस दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाएं। लेकिन इसमें एक जो समस्या थी वो ये थी कि जिस गौरवमयी अतीत का वर्णन किया जा रहा था वह हिंदुओं का अतीत था। और इससे क्या हुआ, जो
अन्य समुदाय था, जो मुस्लिम वर्ग था, वह अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगा। इसका परिणाम क्या हुआ, निष्कर्ष क्या निकलता है इस पाठ का? अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा भारतीय समूहों और वर्गों को स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों को के असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया था और एक पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया गया। इसमें हम लोगों ने देखा कि जो भी हिस्सा ले रहे थे इस स्वतंत्रता संग्राम में, वे विभिन्न समूह, वर्ग, जाति, सबकी एक अलग अलग आकांक्षाएं थीं, अपेक्षाएं थीं और उन्हीं के साथ ये उस आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। और लेकिन औपनिवेशिक शासन से सभी को मुक्ति चाहिए थी। मुक्ति का अपना अपना अर्थ था, लेकिन मुक्ति सभी को चाहिए थी। और कांग्रेस ने इन विभेदों को हल करने और सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया, ताकि एक समूह की मांग के कारण दूसरा समूह उनसे दूर न चला जाए। तो जहाँ पर अनेकता होती है, अनेकता में भी एकता, तो थोड़ी बहुत दूरियां आ जाती हैं, लेकिन अक्सर बिखराव आने के बाद भी कांग्रेस इस बिखराव को समेटने का प्रयास करती थी, कांग्रेस पार्टी, और फिर से आंदोलन में जुट जाती थी, लोगों को इकट्ठा करके, और फिर से इस स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में सब लोग वापस आ जाते थे। तो इस तरह से जो राष्ट्र उस समय उभर रहा था, जैसे अपना भारत जो उभर रहा था, वह औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाली बहुत सारी आवाज़ों का पुंज था। उसमें बहुत सबकी आवाज़ें शामिल थी, हर कोई स्वतंत्र होना चाहता था। अब इसमें आता है भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय युद्ध के प्रभावों ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया था, जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया, जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों को पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति में ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। इसे अगस्त की क्रांति भी कहा जाता है। इस आंदोलन का लक्ष्य भारत से ब्रितानी साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्वविख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद 9 अगस्त सन 1942 को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारत को तुरंत आज़ाद करने के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। भारत छोड़ो का यह नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का यह नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का भी नारा दिया था। भारत के इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जैसे 1918 से 1919 बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित करते हैं। अप्रैल 1919 में रालेट एक्ट के खिलाफ गांधीवादी हड़ताल होती है और जालियांवाला बाग हत्याकांड। जनवरी 1921 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ। गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। मई 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी हुई। 2 वर्ष से चला आ रहा हथियारबंद आदिवासी संघर्ष समाप्त हो गया। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लेती है। 1930 में डॉक्टर अंबेडकर दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। मार्च 1930 में
गांधी जी दांडी में नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। मार्च 1931 में गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेते हैं। दिसंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ हुआ। इसमें कुछ चीज़ें और हैं, जैसे गांधी इरविन समझौता कब हुआ। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ। पूर्ण स्वराज का उद्घोष कब और किस अधिवेशन में किया गया था। पूर्ण स्वराज का उद्घोष लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को किया गया। एक चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ और, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर, काठियावाड़ के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए नियुक्त हंटर कमेटी के 3 भारतीय सदस्य कौन कौन से थे। पहले थे सर चिमनलाल सीतलवाड़, दूसरे थे शहजादा सुल्तान अहमद, तीसरे जगत नारायण। कांग्रेस ने महात्मा गांधी का नेतृत्व कब स्वीकार किया। तो कांग्रेस ने महात्मा गांधी का नेतृत्व सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकार किया।